नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम राजस्थान के इतिहास पढ़ रहे हैं और राजस्थान के इतिहास में हम मेवाड़ का इतिहास के बारे में बात कर रहे थे। हमारी जो इससे पहले वाली क्लास थी उसके बारे में हमने पढ़ा था जेत्र सिंह के बारे में, और गुहिल वंश में हम जेत्र सिंह के बारे में पढ़ रहे थे। जेत्र सिंह के बारे में मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ, वैसे ज़्यादा कुछ था नहीं जेत्र सिंह के बारे में। हमने भूताला का युद्ध पढ़ा था। भूताला का युद्ध 1227 में दिल्ली का राजा इल्तुतमिश और जेत्र सिंह जीत जाता है। इस बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो हमें ये जानकारी मिलती है हमीर मद मर्दन नामक एक पुस्तक है जय सिंह सूरी की, और इस पुस्तक में हमें पता चलता है कि भूताला का युद्ध होता है और वो भूताला का युद्ध जेत्र सिंह जीतता है, दिल्ली के राजा को हराता है। और हमने अब जो हम आगे वाला जो बारे में बात करेंगे कि आगे किस राजा के बारे में बात करेंगे, आप लोगों को दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर कि हम आज रावल रतन सिंह के बारे में पढ़ेंगे। मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि रावल रतन सिंह के बारे में आप लोग एग्जैक्ट इस चीज़ पर गौर रखना कि भाई जो इन्होंने शासन किया था वो कितने वर्ष किया था। 1302 से 1303 मतलब केवल एक वर्ष का शासन काल है। एक वर्ष में भी बहुत सारी कहानियां हैं, हम कोशिश करेंगे समझने का प्रयास करेंगे अच्छे से। एक तो एक साल का शासनकाल है। अब इनके समय की सबसे बड़ी घटना कोई है कि भाई रतन सिंह जी के समय की सबसे बड़ी घटना क्या है? तो रतन सिंह के समय की सबसे बड़ी घटना है कि अलाउद्दीन का आक्रमण। यह सबसे बड़ी घटना है अलाउद्दीन का आक्रमण। अलाउद्दीन का आक्रमण क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम सबसे पहले तो इसके बारे में जानकारी लेंगे कि अलाउद्दीन ने आक्रमण चित्तौड़ पर क्यों किया। अब अलग अलग कहानियों के माध्यम से सबसे पहले हम एग्जैक्ट वो जो कारण होते हैं कि एक राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण क्यों कर रहा है उस बारे में बात करेंगे कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया क्यों। अलाउद्दीन दिल्ली का राजा है, दिल्ली का राजा मतलब भारत का सबसे बड़ा राजा है, वो चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों करेगा? तो एक तो सबसे बड़ी चीज है कि अलाउद्दीन अपने आप को सिकंदर या दूसरा सिकंदर शाह नहीं कहता था, मतलब दूसरा सिकंदर मानता था। उसको लगता था कि मैं पूरे समस्त भारत पर अपना ये जो वर्चस्व जमाना चाहता हूँ, अपना राज जो पूरे भारत में मतलब एक छत्र राजा बनना चाहता हूँ भारत का। अब जब रावल रतन सिंह चित्तौड़ के राजा है तो वो यहाँ पर आक्रमण क्यों कर रहा है? तो आप पहली चीज तो ये समझो कि चित्तौड़ की जो स्थिति है वो दिल्ली के राजा के सामने या दिल्ली के समकक्ष कितनी क्या महत्व रखती है, इस वजह से वो आक्रमण कर सकता है। तो पहला कि चित्तौड़ की स्थिति, चित्तौड़ की स्थिति क्या है? चित्तौड़ की स्थिति के बारे में, तो चित्तौड़ की स्थिति के बारे में हम पढ़ते हैं कि चित्तौड़ जो है ना, अब अलाउद्दीन जब आक्रमण कर रहा है, अलाउद्दीन भारत का, अलाउद्दीन ही नहीं, अगर भारत का कोई भी राजा हो, अकबर या आगे वाले जितने भी राजा होंगे, पीछे वाले जितने भी राजा होंगे, भारत का कोई भी राजा होगा तो वो मध्यकालीन स्थिति में जब भारत था ना उस समय वो गुजरात और अपने जो मालवा है ना, ऐसे दो स्टेट है, गुजरात मालवा है एक, मान लो मालवा मध्य प्रदेश और एक है अपना गुजरात। इन दो स्टेट पर कोई भी दिल्ली का राजा या कोई भी भारत का सुल्तान अपना वर्चस्व रखना चाहेगा। क्यों चाहेगा? तो ये दोनों ही जगह अपने आप में एक महत्व रखती है। जो मध्य प्रदेश या मालवा है वो धन संपदा मतलब जो हरा भरा क्षेत्र है, नदियों वाला क्षेत्र है, वहां पर बहुत ज्यादा खेती अच्छी होती है। अच्छा जो मतलब भूमिगत जो समतल है वहां पर खेती बाड़ी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, तो धन ज्यादा होता है। इस वजह से कोई भी भारत का राजा या दिल्ली का राजा चाहेगा कि वो मालवा उसके कंट्रोल में हो। फिर गुजरात पर, तो गुजरात समुद्र तट वाला एरिया है, यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो अपना आयात निर्यात किया जाता है। तो पहले जो मध्यकाल स्थिति थी तब जो भी सामान विदेशों से मंगवाए जाते थे, आसपास के देशों से, तो वो समुद्र के माध्यम से मंगवाए जाते थे। इसलिए गुजरात को भी कोई भी दिल्ली का राजा कंट्रोल में रखना चाहेगा। तो एक महत्व तो ये है कि अब इन दोनों से चित्तौड़ का क्या लेना देना, भाई मालवा और गुजरात से चित्तौड़ का लेना देना क्या है? तो मध्यकाल में आज भी हम जब देखते हैं चित्तौड़ या राजस्थान को हम देखते हैं तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसको मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हम जब ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि ये 5 राज्य घेर कर राजस्थान की सीमा को टच करते हैं। अब दिल्ली का कोई भी राजा है मान लो यहाँ से, उसको गुजरात जाना है, उसको यहाँ जाना है, बीच में है अपना राजस्थान।
तो जिसको भी जहां पर भी जाना है, दोनों ही जगह जाना है, तो वो किस मतलब, एक तो गुजरात से दिल्ली कितना दूर पड़ रहा है, एक मालवा दिल्ली। अगर राजस्थान में ऐसी कोई जगह हो जहां पर दिल्ली का सुल्तान बैठ सके या दिल्ली का सुल्तान अपने आप को रोक सके, तो वो इन दो जगहों पर कंट्रोल दिल्ली के बजाय तो अच्छा कर पाएगा ना। तो अब मान लो, जब अपना चित्तौड़ जो है ना, कहते हैं कि चित्तौड़ उस समय इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही नहीं, भारत के तमाम जो बड़े बड़े राज्य हुआ करते थे जैसे मालवा और गुजरात, तो इन जगहों पर जाने के लिए जो सेंट्रल पॉइंट हुआ करता था वो चित्तौड़ हुआ करता था। तो एक तो कि भाई चित्तौड़ से मालवा, मालवा प्लस अपने गुजरात, गुजरात पर कंट्रोल। चित्तौड़ की स्थिति में हमने पढ़ा कि भाई चित्तौड़ एक ऐसी जगह है जहां पर मालवा और गुजरात पर अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर अलाउद्दीन दिल्ली में बैठकर चित्तौड़ किले पर बैठे तो वो मालवा पर भी अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा और गुजरात पर भी अच्छे से, और इन दो जगहों पर उसका अधिकार है, तो उसके पास ना तो पैसे की कमी आएगी, ना विदेशों से कुछ भी मंगवाया जाए। जैसे अरबी घोड़े मंगवाए जाते थे उस समय, जो युद्धकालीन स्थितियों में सबसे अच्छा कोई घोड़ा होता है तो वो अरबी घोड़ा होता है। तो अरब देशों से घोड़े मंगवाने के लिए गुजरात से आप यहां से पैसा भेजोगे या धन भेजोगे तो वो जल माध्यम से जाएगा। तो जल माध्यम से जैसे जहाजों से या इनमें जा रहा है, तो जहाज गुजरात अपना कंट्रोल है कि भाई पोर्ट पर अपना कंट्रोल है, किसी राजा का पोर्ट पर कंट्रोल है, मतलब वो विदेशों से अच्छे निर्यात और आयात कर सकता है। दूसरा मालवा, मैंने बता ही दिया कि हरा भरा क्षेत्र, नदियों वाला क्षेत्र, खेती बाड़ी के लिए अच्छा क्षेत्र है, वहां पर पानी की कोई कमी नहीं है, तो वहां पर धन संपदा अच्छी होगी। फिर चित्तौड़, ये तो ठीक है कि भाई इसमें वो सामरिक महत्व हो रहा है कि भाई एक तो युद्धकालीन स्थिति में वो चित्तौड़ में बैठकर मालवा और गुजरात पर कंट्रोल कर सकता है, या दिल्ली से मतलब कंट्रोल इतना अच्छे से हो नहीं पाता है, करने में तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो कर ही रहा है, लेकिन फिर भी गुजरात जैसा अब दूर में, अब मान लो वो गुजरात आया, गुजरात को अपने कंट्रोल में किया, और जब वो यहाँ से वापस दिल्ली जा रहा है, कंट्रोल कर लिया, वापस दिल्ली जा रहा है, दिल्ली जाते ही यहाँ पर किसी उपद्रव ने वापस उपद्रव मचाना शुरू कर दिया, किसी जाति ने, किसी जनजाति ने वापस उपद्रव मचाना शुरू कर दिया, तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन लगता है दिल्ली से आने या जाने का, उसमें समय लगता है, वापस आएगा, वापस चला जाएगा, वापस आएगा, तो इसमें जो समय खर्च होता है, अगर वो चित्तौड़ में अपना सेनापति बिठाए, चित्तौड़ में अपनी सेना को रखे, तो यहाँ पर भी जल्दी पहुंच सकता है, यहाँ पर भी जल्दी पहुंच सकता है, तो दोनों को अच्छे से कंट्रोल भी कर पाएगा। दिल्ली में वो अपने आप को आसपास वाले एरिया को कंट्रोल कर ही रहा है। तो एक तो ये महत्व है, सामरिक महत्व में हमने पढ़ लिया कि भाई अब व्यापारिक महत्व में भी आप देखोगे कि मैंने बताया कि गुजरात समुद्र तट वाला पोर्ट एरिया है, मालवा खेतीबाड़ी अच्छी हो रही है। दूसरा एक कारण तो ये था अपने अलाउद्दीन का कि भाई वो चित्तौड़ पर आक्रमण करेगा, चित्तौड़ को जीत जाएगा, तो इन चीजों पर वो कंट्रोल कर पाएगा। एक कारण और था, मैं बताता हूं आपको कि अलाउद्दीन अपने भारत का राजा है, दिल्ली का। उस समय अलाउद्दीन के समय मंगोलों के आक्रमण भारत पर बहुत हुआ करते थे। मंगोल जो एक जाति होती है, वो विदेशी बहुत दुर्दांत जाति हुआ करती है जो भारत पर आक्रमण करती है। उन मंगोलों के आक्रमण के समय कई बार मंगोल दिल्ली के आसपास वाले एरिया में भी आकर आक्रमण करते हैं और लोगों को मारते हैं, लूट पाट के ले जाते हैं। तब अलाउद्दीन को भी ये लगता था कि यार अगर कहीं किसी दिन ये दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं या दिल्ली पर आक्रमण कर देते हैं, तो मेरे पास ऐसा एक और कोई सेफ किला होना चाहिए, सेफ किला होना चाहिए जिसमें मैं रुक सकूं, मेरी सेना रुक सके, और उसमें कम से कम साल भर भी रुका जाए तो भी उसमें रहने का रिसोर्स अच्छे हो। तो इसमें हम पढ़ते हैं, चित्तौड़ किले में हम पढ़ते हैं कि चित्तौड़ किला भारत का या राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जिसमें खेती होती है, जनता रहती है और पानी की भी अच्छी व्यवस्था है। तो अलाउद्दीन ने भी सोचा कि अगर चित्तौड़ पर मेरा कब्जा हो और चित्तौड़ किला मेरे पास हो, तो अगर मंगोलों द्वारा ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो मैं दिल्ली से चित्तौड़ आ सकता हूं और चित्तौड़ किले में रुक सकता हूं। तब एक तो उनसे युद्ध भी किया जा सकता है, यहां पर रुककर अच्छी योजनाएं बनाई जा सकती है। तो सबसे एक महत्व यह भी है कि भाई वो अपने जो मंगोल आक्रमण हो रहे हैं या बाहरी विदेशी आक्रमण हो रहे हैं उनसे मतलब
एक ऐसी स्थिति आ जाएगी, युद्धकालीन स्थिति की, यार मतलब कि उसको कहीं भागना पड़े, कुछ छुपना पड़े, तो ऐसी कौन सी जगह पर छुपे। तो उसके दिमाग में था कि यार चित्तौड़गढ़ का किला सबसे सेफ किला है, खेती हो सकती है, साल 2 साल आराम से रुका जा सकता है। फिर हम पढ़ते हैं कि जो एक तो ये कि भाई, एक मैंने आपको बता दिया मालवा प्लस, आप याद रखना, मालवा प्लस गुजरात पर कंट्रोल करना। गुजरात पर कंट्रोल। दूसरा कारण विदेशी आक्रमणों से बचने के लिए। कोई भी राजा हो, एक तो अपने राज्य का विस्तार करना चाहेगा। आप हम सब राजाओं के बारे में पढ़ते हैं कि उसने ये किया, उसने ये किया, लेकिन कभी किसी भी राजा के बारे में ऐसा नहीं कहा जाएगा कि वो अपने राज्य का विस्तार नहीं करना चाहता। हर राजा अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो। हम महाभारत कालीन स्थिति में से ही देखते आ रहे हैं कि श्री राम ने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया था। क्यों करवाया था? कि उनके घोड़े को जहां रोका जाएगा वो वहां से युद्ध करेंगे और उससे आगे वाली जमीन को भी अपने राज्य में मिलाएंगे। तो ये अश्वमेध यज्ञ, ये सारे जो हुआ करते थे, ये अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। तो अब दिल्ली का कोई सुल्तान है, अलाउद्दीन खिलजी जैसा एक दुर्दांत आक्रमणकारी है, जो इतना रियायती घटिया इंसान है, जो तो अपने राज्य का विस्तार करना ही चाहेगा। तो गुजरात और मालवा पर कंट्रोल मैंने बता ही दिया। फिर वो विदेशी आक्रमणों से बचने के लिए। तीसरा एक कारण कहते हैं कि 1299 ईस्वी में, 1299 ईस्वी में चित्तौड़ का राजा होता है समर सिंह। चित्तौड़ का राजा होता है समर सिंह। समर सिंह कौन? तो रतन सिंह के पिताजी, रावल रतन सिंह जी जो हम पढ़ रहे हैं ना, इनके पिता है, के पिता समर सिंह जी 1299 में यहाँ पर चित्तौड़ में राज करते हैं। और अलाउद्दीन जो है ना, वो गुजरात पर, मैंने बोला ना कि दिल्ली का राजा गुजरात मालवा अटैक करता ही रहता है, तो गुजरात पर अटैक करने के लिए अलाउद्दीन और उसका भाई दोनों इधर आ रहे होते हैं चित्तौड़ की तरफ से। तो मैंने बोला कि भाई चित्तौड़ से ही होकर जाया जाता है, चाहे वो गुजरात हो चाहे मालवा हो, दोनों ही जगह चित्तौड़ से ही जाया जाता है। तो जब समर सिंह राजा होते हैं तो कहते हैं कि अलाउद्दीन यहाँ से निकल रहा होता है। जब अलाउद्दीन निकलता है तो अलाउद्दीन समर सिंह जी से पूछता है कि भाई मैं यहाँ से गुजरात निकलूंगा, निकलना चाहता हूँ, आप हमारी सहायता करो। तो समर सिंह जी कहते हैं कि समर सिंह जी ने एक तो उनकी इंसल्ट की थी, दूसरा कहते हैं कि समर सिंह जी ने उनसे मार्ग कर के रूप में पैसे लिए थे। मार्ग कर के रूप में क्या लिए थे? पैसे। दिल्ली के राजा उससे कोई मार्ग कर के रूप में पैसे ले तो क्या भूल सकता है क्या कोई दिल्ली? आप भारत के सबसे बड़े किसी भी राजा से कोई कर ले तो वो भारत का राजा उससे बदला नहीं लेगा। ये वो स्थिति थी जब अलाउद्दीन को जाना था गुजरात, इसलिए उसने मार्ग कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये भी बात थी कि चित्तौड़ की क्या ही औकात है जो दिल्ली के राजा से कर ले, इसलिए वो चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। अब ये तो हमने मोटा मोटा सा समझ लिया कि उसने चित्तौड़ पर आक्रमण, क्योंकि ये सारे कारण है, आक्रमण के कारण है, ठीक है ना, आप थोड़ा लिख लेना। आक्रमण के कारण, चित्तौड़ पर आक्रमण के कारण। अब जो अलाउद्दीन की, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना कि अलाउद्दीन, अब एक अलग से एक हम बात करते हैं कि आप सबने एक कहानी सुनी होगी कि अलाउद्दीन यहाँ पर किसी और वजह से भी आक्रमण करता है। किताबें हैं, लिखती है, जो आज इतिहास हम पढ़ते हैं वो सारी किताबें यही बताती है। मैंने एक शब्द लिखा है पद्मिनी, आप सब जानते हो पद्मिनी कौन है। और कहते हैं कि रावल रतन सिंह जी के जो पत्नी थी, पद्मिनी नाम था उसका, पद्मिनी सिंहल द्वीप की थी। सिंहल द्वीप कहाँ है? सिंहल द्वीप तो आज का जिसे हम श्रीलंका बोलते हैं।
सिंहल द्वीप की थी। इनके पिता का और इनके माता पिता जो भी हैं वो दिल्ली में अपने जो सिंहल द्वीप श्रीलंका में है। अब एक कहानी है कि जो इनके पास पद्मनी के पास हीरामन जाति का एक तोता हुआ करता था। कहते हैं कि हीरामन जाति का तोता, जो आप जानते हैं हीरामन जाति का तोता जो मनुष्य की तरह बात करता है, हमारी तरह, जैसे मैं बोल रहा हूँ सेम टू सेम वो वापस बोल जाए, तो ऐसी बातें करता है हीरामन जाति का तोता। पद्मनी के पास से वो हीरामन जाति का तोता उड़कर आता है, इधर मेवाड़ की तरफ आ जाता है। भगवान जाने कैसे आया होगा श्रीलंका से इधर, लेकिन आ जाता है वो, और वो रतन सिंह जी को मिलता है। रतन सिंह जी से मिलकर रतन सिंह जी को पद्मनी की खूबसूरती के बारे में बताता है, और कहता, मतलब जब वो इतनी ज्यादा तारीफें करता है पद्मनी की, तो रतन सिंह जी के दिमाग में आता है कि यार इतनी खूबसूरत है तो फिर मेवाड़ के राजा की रानी क्यों ना हो। तो पद्मनी के बारे में कहते हैं कि रतन सिंह जी जाते हैं, आपने बाहुबली मूवी सबने देखी होगी, बाहुबली मूवी में एक सीन है कि जो वो बाहुबली है कटप्पा के साथ में महिष्मती से बाहर घूमने के लिए जाते हैं, और वो इसी तरीके से रावल रतन सिंह जी भी जाते हैं बाहर, और वो ऋषि के अपने जो ऋषि महाराज के बेस में जाते हैं। सेम टू सेम उस कहानी में जो वो बाहुबली होता है वो अपने एक भोला लड़का बन के जाता है, सेम टू सेम इधर भी वही ऐसा है। रतन सिंह जी जाते हैं और श्रीलंका या सिंहल द्वीप जो दे रखा है वहां पहुंचते हैं। एक हम देख लो, आपकी पद्मिनी के जो पिताजी का नाम है वो गंधर्व सेन है, गंधर्व सेन। माता का नाम क्या है, तो माता का नाम चंपावती है। ये है पिता, ये है माता। पिता का नाम गंधर्व सेन। गंधर्व सेन वहां के कोई राजा है, सिंहल द्वीप श्रीलंका के राजा, उनकी पुत्री है पद्मनी। रतन सिंह जी वो बाहुबली सीन की तरह ही वहां जाते हैं। कहते हैं कि 7-8 साल तो वो उधर ही घूमते हैं, 6-7 साल, लगभग 6-7 साल वो उधर ही घूमते हैं। फिर उनकी नजर में कभी पद्मनी आती है, और वो फिर वहां पर सेम टू सेम वो जैसे बाहुबली वाला पकड़ा जाता है कि आप कौन, और फिर बाद में वो बता देता है कि मैं महिष्मती का राजा बाहुबली। सेम टू सेम रतन सिंह जी का भी सीन होता है, और वो फिर गंधर्व सेन जी को कहते हैं कि मैं मेवाड़ का राजा हूँ और मुझे आपकी पुत्री पद्मनी से विवाह करना है। मेवाड़, एक तो वैसे ही मेवाड़ का वर्चस्व उस समय बहुत ज्यादा था कि आपने पहले मैंने आपको बता दिया था कि जतर सिंह के समय में तो अलग, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर हो चुका है। दिल्ली के सुल्तान आपने पढ़ा था, हमने पढ़ा था, भूताला का युद्ध हुआ, इल्तुतमिश को हराया था। तो एक मेवाड़ जैसी रियासत का राजा कोई दिल्ली के राजा को हरा रहा है तो उसका महत्व उतना ही बड़ा है। तो गंधर्व सेन जी ने भी शादी का प्रस्ताव स्वीकार किया और शादी कर दी। अब शादी की तो कहते हैं कि रतन सिंह जी पद्मनी को यहाँ लेके आते हैं। पद्मनी, कहानियों में कहा जाता है कि पद्मनी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, और कितनी खूबसूरत थी कि कहते हैं कि जब वो आईने में देखती थी तो आईना टूट जाता था, पानी पीती थी तो गले में दिखता था। ये सारी कहने की बातें हैं, क्योंकि पानी अगर गले में दिख रहा है तो इंसान जिंदा कैसे है। तो ये सारी तो ठीक है, लेकिन पद्मनी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इसका कवि या कोई भी कल्पना का अनुसार ये है कि भाई वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। पद्मनी को वो चित्तौड़ लेकर आते हैं, और चल रहा है ऐसा सीन कि अब उनके यहाँ पर अब आज भी होता है कि राजा या रानी को कोई ऐसे पर्दे में रहता है, कोई देख नहीं सकता। चित्तौड़ में कोई इनके दरबार में राघव चैतन्य नाम का एक कोई पंडित या ब्राह्मण होता है, जो एक दिन पद्मनी को देख लेता है। जब वो पद्मनी को देखता है तो वो इतनी खूबसूरती, कहते हैं कि वो मूर्छित हो जाता है, बेहोश होकर गिर जाता है। तो बाद में रतन सिंह जी को ऐसा पता चलता है कि राघव चैतन्य नाम के पंडित ने रानी को देख लिया है। तो वो दरबार में उसे बुलाते हैं, दंडित करते हैं और उसे चित्तौड़ से बाहर निकाल देते हैं। एक तो जब चित्तौड़ से उसको बाहर निकाला जा रहा है तो वो अपने मन में बहुत ज्यादा क्रोधित है। वो क्रोधित होकर उसने इस मतलब जो इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए वो दिल्ली के राजा अलाउद्दीन के पास जाता है, और दिल्ली के राजा अलाउद्दीन के पास जाकर वो उसे चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए बोलता है। तो अलाउद्दीन कहता है कि भाई मैं क्यों करूं आक्रमण, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरा आक्रमण तू कर ले। फिर वो कहता है कि तुम्हारे पास हरम होता है। हरम का मतलब आप नहीं समझते होंगे। हरम मतलब किसी भी, जैसे मुस्लिम राजा ज्यादातर रखते थे कि जो उनके एक तो रानी, बाद वाली वो जहां पर भी जा रहे, जीत रहे, रानियां लेकर आ रहे, किसी से शादी कर रहे, तो उन औरतों को वो एक अलग जगह रखते थे, और वो सारी औरतें एक जगह रहती थी, उसको हरम बोलते हैं। तो राघव चैतन्य अलाउद्दीन को बोलता है कि आपके हरम में
इतनी खूबसूरत महिलाएं हैं, लेकिन एक जो दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला है वो तो चित्तौड़ के किले में बैठी है, वो तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है, और उसे पाना तुम्हारे या उसे देखना भी तुम्हारे लिए नसीब की बात होगी। वो अलाउद्दीन को मोहित करता है पद्मिनी के बारे में। अब अलाउद्दीन कहते हैं, ये कहानी कहती है कि अलाउद्दीन चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए तैयार होता है और 1303 में वो चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना तैयार करता है और चित्तौड़ के आक्रमण करने के लिए आ जाता है। जब वो चित्तौड़ पर आक्रमण करने आता है तो बाहर अपनी सेना लगा के बैठता है और रावल रतन सिंह जी को मैसेज करता है कि हमें आपकी पत्नी पद्मिनी चाहिए। अब एक तो किसी भी आदमी से ऐसा, एक तो वो तो राजा है मेवाड़ के, लेकिन नॉर्मली किसी आदमी से ऐसे थोड़ा ना कह सकते हैं कि भाई मुझे तुम्हारी पत्नी चाहिए। ऐसा कहानी कहती है कि भाई वो पद्मिनी की मांग करते हैं, तो रावल रतन सिंह जी उन्हें कोई जवाब नहीं देते हैं। रावल रतन सिंह जी अपने किले के पूरे दरवाजे पूरा बंद करवा लेते हैं, अंदर से पैक कर लेते हैं। कहते हैं कि 2-3 महीना यहाँ बैठने के बाद अलाउद्दीन को पता चल गया था कि वो किले के अंदर तो नहीं घुस पाएगा, तो उसने छल या कपट से संधि का प्रस्ताव भेजा है रावल रतन सिंह को। जब वो रावल रतन सिंह को संधि का प्रस्ताव भेजता है तो उस प्रस्ताव में वो कहता है कि हम संधि करते हैं और साथ में मैं आपसे मतलब आपकी हमेशा हेल्प करूंगा। मेरे को गुजरात मालवा जाना रहेगा तो आप मेरे को जाने देना, आपको कभी दिल्ली आना हो तो आप आना। रावल रतन सिंह जी थोड़े वो भोले टाइप ही रहे होंगे कि उन्होंने उसका प्रस्ताव स्वीकार किया और अपने अलाउद्दीन को किले में प्रवेश करने दिया और भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब भोजन किया, अब उसने थोड़ी इच्छा जताई कि मैं आपकी रानी के केवल दर्शन मात्र करना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि कोई पद्मिनी महल है और वो तालाब के अंदर है और तालाब से सीधी पद्मिनी की जो परछाई है वो इधर एक दिखाई देती है तालाब के अंदर। तो रावल रतन सिंह ने अलाउद्दीन को एक अलग से महल में बिठाकर तालाब के अंदर जो परछाई बन रही है पद्मिनी की वो दिखाई। तो कहते हैं कि अलाउद्दीन भी खुद मूर्छित हो गया था कि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इसलिए अलाउद्दीन जब बाहर निकल रहा होता है तो वो अपने माइंड में ऐसा गेम चलाता है कि नहीं, अब मेरे को क्या चाहिए, पद्मिनी चाहिए। तो वो बाहर, जैसे रावल रतन सिंह जी उनको बाहर छोड़ने आते हैं महल के अपने किले से, तो वो रतन सिंह जी को गिरफ्तार कर लेता है और बंद कर देता है। और वो मेवाड़ जो राज्य है उसमें मैसेज भेजता है किले पर कि अगर रावल रतन सिंह आपको चाहिए तो पद्मिनी को आना होगा मेरे पास। अब जब ये मैसेज ऊपर पहुंचता है तो जितनी ज्यादा खूबसूरत थी पद्मिनी, उससे ज्यादा वो दिमागदार भी थी। कहते हैं कि उनके 2 सेनापति थे, गोरा और बादल, उनके साथ पद्मिनी वापस पद्मिनी भी कहते हैं कि एक मैसेज भिजवाती है कि मैं आने को तैयार हूं, लेकिन मेरे साथ मेरी दासियां भी आएगी। तो अलाउद्दीन कहता है कि स्वीकार है। तो फिर वो दासियों के रूप में मेवाड़ की सेना में से अलाउद्दीन के खिलाफ गोरा और बादल को, सेनापति को, महिलाओं के कपड़े पहनाकर वो अपनी पालकियों में बिठाती है और वापस जब किले के नीचे आती है, जब वो किले के नीचे आती है तो वो अलाउद्दीन को कहती है कि मैं आखिरी बार अपने पति रावल रतन सिंह से मिलना चाहती हूँ। तो अलाउद्दीन कहता है कि इनको रावल रतन सिंह से मिलवाया जाए। जब वो रावल रतन सिंह से मिलती है तो उसके पास में जो 2-4 सैनिक होते हैं, रावल रतन सिंह को कैद कर रखा था, 5-7 में जो अपने जो सैनिक थे उनको वो अपने पास जो कटार होती है उससे हराती है और रावल रतन सिंह को वहां से छुड़वाकर वो किले में प्रवेश कर जाती है। और बाद में जो गोरा बादल और अन्य सैनिक थे वो पालकियों से उतरते हैं और अलाउद्दीन और उसकी सेना को रोकते हैं और वो भी अंदर किले में प्रवेश कर जाते हैं और किले को वापस बंद कर दिया जाता है। अब अलाउद्दीन बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। वैसे तो सबसे बड़ा धोखेबाज दुनिया का कोई था तो वो अलाउद्दीन ही था, लेकिन फिर भी उसको लगा कि यार मेरे साथ धोखा हुआ है, तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित होता है और वो अपनी सेना और दिल्ली से सेना बुलाता है और वो
कहते हैं कि लगभग 8 महीने तक चित्तौड़ को घेर के रखता है। अब 8 से 10 महीना कोई चित्तौड़ किला है, बंद है, ऊपर सेना को भोजन राशन चाहिए, भले ही चित्तौड़ के किले पर खेती होती है, पानी वानी की कमी नहीं है, लेकिन एक समय आने पर तो राशन कम ही होता है ना। अब स्थिति यह आ जाती है 8 महीने बाद कि किले पर खाने पीने का और थोड़ा राशन की समस्या आना उत्पन्न होती है। तब रावल रतन सिंह कहते हैं कि अब हम युद्ध करेंगे। किले के अंदर कोई ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 हजार सैनिक रहे होंगे और बाहर तो 1 लाख से ज्यादा फौज है अलाउद्दीन की। तब कहते हैं कि एक राजस्थान में एक ऐसी परंपरा है, या राजस्थान के राजाओं ने एक ऐसी परंपरा चला रखी थी कि सामने वाले 1 लाख हो, 2 लाख हो, कोई भी हो, अगर हम उनसे संख्या में कम है, और संख्या में कम भी कितने कि 10 से 20 गुना कम है, तो भी हम उनसे युद्ध करेंगे। उस युद्ध में एक स्थिति बनेगी, साका कहते हैं उस युद्ध को, और उस साके में 2 स्थितियां बनेगी कि जो अपने किले में, जो अपने राज्य में जो महिलाएं होगी, जो रानियां होगी, वो जौहर करेगी, और जो पुरुष होंगे वो केसरिया कपड़ा पहनेंगे। और इस जो साके में इस जो पुरुषों द्वारा किया जा रहा है कपड़े, केसरिया कपड़े पहनकर, उसको केसरिया ही बोलते हैं। और जो महिलाएं जौहर करेगी, जौहर का एक मतलब अपने आप में आग होता है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा जौहर की कहानी बताता हूं, चित्तौड़ में जो साका हुआ था। चित्तौड़ में जो जौहर हुआ था, इसकी एग्जैक्ट कहानी यह है कि अलाउद्दीन चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। तो एक हम पढ़ेंगे साका, इसमें कि भाई साका कौन करेगा, क्या होगा। साका में 2 स्थितियां होगी, एक होगा केसरिया और एक होगा जौहर। अलाउद्दीन बाहर सेना लेकर खड़ा है, रावल रतन सिंह और गोरा बादल और अन्य जो सैनिक थे, सेना थी, वो कहते हैं कि अब हम केसरिया करने के लिए तैयार हैं। वो केसरिया कपड़े पहनते हैं और तिलक विलक लगवाकर तैयार हैं। महिलाएं क्या करेगी, तो एक तो हम सब जानते हैं कि जो मुस्लिम आक्रमण करता थे, वो ज्यादातर क्या करते थे कि जहां पर भी आक्रमण किया, वो उस वहां के राजाओं को हराने के बाद, उस राज्य को हराने के बाद वहां की महिलाओं को भी अपने साथ ले जाते थे। इसलिए ये साका वाली परंपरा शुरू हुई कि अपनी महिलाओं को भी बचा लिया जाए। और बचाना तो क्या ही है, ये आत्महत्या है एक तरीके से, लेकिन ये शौर्य की आत्महत्या है, इसलिए इसको जौहर कहते हैं। जौहर करेगी महिलाएं और केसरिया करेंगे पुरुष। जो ये परंपरा है साका वाली, इसमें पद्मिनी के साथ में पद्मिनी प्लस 1600 अन्य रानियां या महिलाएं। केसरिया रतन सिंह प्लस गोरा बादल, एक कहानी तो कहती है कि जो गोरा है वो जब रतन सिंह जी को बाहर अलाउद्दीन की कैद से छुड़वाने गए थे, तब ही वीरगति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन कुछ कहानियां कहती है कि नहीं, गोरा वापस अंदर आ गया था, बाद में वो केसरिया वाले युद्ध में मरता है। तो केसरिया करेंगे रतन सिंह, गोरा बादल व अन्य सैनिक, और पद्मिनी के साथ में 1600 अन्य रानियां क्या करती है, जौहर करती है। ये जो पूरी कहानी है ये 25 अगस्त, एग्जैक्ट इसकी डेट मिलती है हमें 25 अगस्त 1303 को। चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका है ये। प्रथम साका चित्तौड़ का प्रथम साका 25 अगस्त 1303। कौन करता है, रावल रतन सिंह। किसके खिलाफ कर रहा है, अलाउद्दीन के खिलाफ। ये हमने पूरी कहानी पढ़ी है। अब कहते हैं कि अलाउद्दीन ये बाहर केसरिया करते हैं। केसरिया एक तो आम बात है कि भाई आप सामने 1 लाख फौज है, आप 5 से 6 हजार लोग हो, तो ये लोग मारे जाते हैं और
अंदर वाले जो रानियां हैं वो पहले ही जोहर कर लेती है, तो बाहर ये मारे गए, अंदर जोहर हो गया। अब जब किले के अंदर घुसता है अलाउद्दीन और पद्मिनी के लिए घुसता है, कहते हैं कि पद्मिनी के लिए जब वो अंदर आता है तो 1600 अन्य राजनियों के साथ पद्मिनी भी वहां पर जोहर करती है, अग्नि स्नान करती है, और वहां पर केवल और केवल अलाउद्दीन को क्या मिलती है? राख मिलती है। इससे अलाउद्दीन को बहुत ज्यादा क्रोधित गुस्सा आता है। अलाउद्दीन यहां पर तीस 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाता है। कहानियां सब कुछ बताती है, लेकिन हमें यह नहीं बताती है कि अलाउद्दीन ये करता है। 30,000 बेगुनाह लोगों को मार दिया जाता है केवल इस वजह से कि उसे गुस्सा आ गया। 30,000 बेगुनाह लोगों को मारा जाता है पद्मिनी के लिए। या ये कहानी जो है ना, अब हमने पढ़ी कि भाई वो 30,000 लोगों को मार दिया। अब जब 30,000 लोगों को मार दिया, मतलब चित्तौड़ को पूरे को बर्बाद कर दिया। इधर राजा मर गया, रानियां जोहर कर लेती है, और 30,000 अन्य लोगों को, वो बेगुनाह लोगों को मरवा देता है। तो उसने चित्तौड़ को क्या कर दिया? बर्बाद। और इस चित्तौड़ पर उसका अब हो गया कब्जा। कब्जा तो हो गया, लेकिन बर्बाद भी तो कर दिया ना। अब बर्बाद किया तो इसको क्या करना होगा? वापस उसे आबाद करना होगा। कहते हैं कि अलाउद्दीन के एक पुत्र है जिसका नाम है खिज्र खां। अलाउद्दीन के पुत्र का नाम है खिज्र खां। और कहते हैं कि अलाउद्दीन यहां से ये जो चित्तौड़ है वो अपने पुत्र खिज्र खां को सौंपता है, और चित्तौड़ का नाम वो खिजराबाद करता है। खिजराबाद कर देता है। खिज्र को दिया गया और खिज्र द्वारा आबाद किया जाएगा, इसलिए खिजराबाद कर दिया कि अब मैंने तो उजाड़ दिया है, और पुत्र को बोला कि तू इसे आबाद कर। किसको आबाद करना है? चित्तौड़ को। मेरे पुत्र के नाम पर ही इसका नाम रख देता हूं खिजराबाद। तो उसने अपने पुत्र का नाम पर क्या रख दिया? चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। धन्यवाद। इससे आगे हम पूरी जो कहानी है अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी बहुत बड़ा है, और यहाँ तक का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। और प्रयास करेंगे कि हम इससे वापस थोड़ा और, इससे कल मैं आपको वापस रिवीजन कराऊंगा, तब और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।